स्टूडेंट्स, तो आज साउंड के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देता है। इसके बारे में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है, इसकी कंडीशन पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आपको रेजोनेंस समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं द टॉपिक रेजोनेंस। देखिए, आपने पिछले वीडियो में देखा कि फोर्स्ड वाइब्रेशंस होते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशंस देखे उससे पहले, और देखे फ्री वाइब्रेशंस। तो जो फोर्स वाइब्रेशन की कंडीशन थी वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी रेजोनेंस को समझने के लिए। तो आपने देखा था कि जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया जाता है तो जो बॉडी है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और थी, जबकि जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था उसकी अपनी अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया गया तो बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तब हम कहते हैं बॉडी के अंदर फोर्स वाइब्रेशन आ गया। दिस रेजोनेंस इज इन फैक्ट दिस इज एन एग्जाम्पल और टाइप ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, जो अभी आपसे मैंने बोला। यानी कि जब एक बॉडी के सामने एक और बॉडी रखी है और एक बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो इसके इफेक्ट से दूसरी बॉडी में अगर वाइब्रेशन शुरू हो जाए ड्यू टू रेजोनेंस, ऐसा हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक डायग्राम यहां बना हुआ है, उसको देखिए। तो यहां से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाए गए। हो सकता है आपने किसी बॉडी की हेल्प से लगाए जो पहले से वाइब्रेट कर रही थी। जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे लगाए गए, उस बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये बॉडी लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन शो करने लगती है। लार्जर एम्पलीट्यूड मींस उसकी जो नेचुरल बिहेवियर है उससे भी ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड से और लाउडर साउंड के साथ वो वाइब्रेट करने लगती है। ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो इस बॉडी के अंदर एक्वायर हो जाती है, और बॉडी के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। इस सिचुएशन में ये बॉडी रेजोनेंस की सिचुएशन में आ जाती है, और रेजोनेंस के कारण लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन शो करने लगती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन आई कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी के अंदर मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, मीन सिमिलैरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। मींस, तो आइए डेफिनेशन को समझ लें जल्दी से रेजोनेंस की। तो देखिए, रेजोनेंस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, और यू कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन विच व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, और कैसा फोर्स है? पीरियोडिक फोर्स है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, मींस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, दोनों के बीच में अगर मैचिंग हो गई, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि बॉडी रेजोनेंस में आ गई। लेकिन ये हर बार हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इन जनरल जब फोर्स वाइब्रेशन हो रहे हैं तो जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बॉडी की फ्रीक्वेंसी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी तो बॉडी रेजोनेंस की कंडीशन में नहीं कहलाएगी। रेजोनेंस की कंडीशन में आने के लिए जरूरी है कि एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच में मैचिंग हो जाए। तो आपको यह बात समझ में आ गई, और इसका रिजल्ट क्या होता है? उसके असर से बॉडी जो है लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगती है। लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होते हैं और लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस किस कंडीशन में होगा? वो कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सिमिलर हो जाए या मैच कर जाए, तो बॉडी में लार्जर एम्पलीट्यूड है एंड बॉडी बी सेट टू बी इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर साउंड का रेजोनेंस पार्ट, और उसमें क्या पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद द रेजोनेंस। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको समझाएंगे जिसकी हेल्प से
आपको रेजोनेंस का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और यह पता लग जाएगा कि किस तरह से मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण, सेम फ्रीक्वेंसी के कारण एक बॉडी के रिलेशन में दूसरी बॉडी रेजोनेंस के इफेक्ट से वाइब्रेट करती है। जैसा कि हम फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप जानते हैं रेजोनेंस में कि दो बॉडीज जो कि आमने सामने रखी हुई हैं और एक वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण दूसरी बॉडी में अगर मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी हो जाए तो दूसरी बॉडी भी वाइब्रेट करने लगती है और लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन आने से लाउडर साउंड अंडर द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस आने लगती है। तो ये देखिए मैंने शॉर्ट में आपको एक समरी बताई इसकी। आइए शुरू करते हैं पहला एक्सपेरिमेंट विच इज रिलेटेड विद द ट्यूनिंग फॉर्क। ये देखिए एक साउंड बॉक्स है, ये वाला जो साउंड बॉक्स है, इस साउंड बॉक्स के सामने एक और साउंड बॉक्स रखा हुआ है, ये वाला साउंड बॉक्स। ये देखिए ये दो साउंड बॉक्स हैं। अभी आप इसको ना देखिए, इस साउंड बॉक्स के अंदर जो है एयर भरी हुई है एज ए मीडियम और यहां पर हमने इस राइट हैंड साइड वाले साउंड बॉक्स पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया बी, जिसकी एक कोई भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, बस फ्रीक्वेंसी है उसकी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। इसको यहां कनेक्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। अब हमने दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया ए, जिसको हमने ए बोला है, यानी कि ये है ए ट्यूनिंग फॉर्क। रबर पैड लेते हैं और उस पर हिट करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को। तो जब हम रबर पैड के ऊपर इस ट्यूनिंग फॉर्क ए को हिट करते हैं तो इस ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। देखिए जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, इस तरह से ये वाइब्रेशंस होने लगेंगे, यानी नाउ दिस विल बी द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए। इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हम लेकर इस साउंड बॉक्स पे अटैच कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ दिस ट्यूनिंग फॉर्क बी। यानी ए को हमने, जो कि वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क था, ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क था, बी के सामने अटैच कर दिया। तो क्या होगा आप देखेंगे, अचानक ये जो ट्यूनिंग फॉर्क राइट हैंड साइड पे पहले से लगा हुआ है बी, इसके अंदर भी वाइब्रेशंस होने लगेंगे। दिस ट्यूनिंग फॉर्क बी स्टार्ट वाइब्रेटिंग। क्यों? अंडर द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, और आपको एक लाउडर साउंड सुनाई पड़ेगी। लाउड साउंड इज हर्ड, लाउड साउंड ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड इज हर्ड, और ये ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट करने लगेगा बी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा था। ये इसमें ऑब्जर्वेशन है। तो आपको आई थिंक पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने और क्या ऑब्जर्वेशन है ये समझ में आया। तो आइए इसके स्टेटमेंट को देख लें। तो देखिए, वी हैव टेकन टू ट्यूनिंग फॉर्क, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क हैं, यानी दोनों की शेप और साइज बिल्कुल इक्वल है। इन दो आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क्स को ले लिया, ट्यूनिंग फॉर्क बी को इस साउंड बॉक्स पे लगाया राइट हैंड साइड पे, और ट्यूनिंग फॉर्क ए को पहले रबर पैड पे हिट किया, और जब वो वाइब्रेट करने लगा तब उसको यहां पर लगा दिया इस साउंड बॉक्स पे। ऐसा करने से हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा? तो देखिए, पुट द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए, पुट द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए ऑन द साउंड बॉक्स विद द ट्यूनिंग फॉर्क बी, ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ इसको लगा दिया। जब ऐसा किया तो क्या ऑब्जर्वेशन आया? ऑब्जर्वेशन आया कि ट्यूनिंग फॉर्क बी स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ट्यूनिंग फॉर्क बी वाइब्रेट करने लगता है, एंड लाउडर साउंड और लाउड साउंड इज हर्ड। क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि रेजोनेंस हो गया। और लाउडर साउंड का मतलब किस तरह के एम्पलीट्यूड होंगे? लार्जर एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशंस होने लगे इन ट्यूनिंग फॉर्क बी। तो इसका रीजन क्या है? आइए पहले इसको समझ लें। अब रीजन को देखिए, क्या हुआ जब ये ट्यूनिंग फॉर्क बी वाइब्रेट करने लगा तो एक सर्टेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है। अब इसके वाइब्रेशन की एक सर्टेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मींस एक एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी है। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस की एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो गई यहां मीडियम में। कौन से मीडियम में? एयर में, जो साउंड बॉक्स के अंदर भरी हुई थी। ये साउंड बॉक्स का जो एरिया था वो लार्ज सरफेस एरिया था, लार्जर एरिया था, लार्जर सरफेस एरिया था। तो ये जो एयर है ना मीडियम, ये बहुत बड़े सरफेस एरिया में आ गई, मींस लार्जर एयर सरफेस एरिया है एयर का, एज ए मीडियम काम कर रहा है जो। तो यहां से ये वाइब्रेशंस की एनर्जी ट्रांसफर हो गई इस एयर में, और यहां से ये वाइब्रेशंस कम्युनिकेट होने लगते हैं किधर? बी की तरफ, इस साउंड बॉक्स पे। देखिए, ये यहां से साउंड बॉक्स से एनर्जी आई और वाइब्रेशंस आए, और ये एयर के थ्रू, वो एयर जिसका लार्जर सरफेस एरिया है उसके थ्रू इस ट्यूनिंग फॉर्क की तरफ आए और इस ट्यूनिंग फॉर्क की तरफ चले जाते हैं, इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। मींस वाइब्रेशंस ऑफ
A are transferred or communicated through the medium air of the sound box towards the tuning fork B, and air is having the larger surface area. तो क्या होता है, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क से निकल के वाइब्रेशंस इस बी ट्यूनिंग फॉर्क में आ जाते हैं, तो ये इसकी एनर्जी को रिसीव कर लेता है और ट्यूनिंग फॉर्क बी वाइब्रेट करने लगता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की और जो इनके वाइब्रेशंस ए से आ रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, यानी इसके वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में मैचिंग हो गई। दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी वायर होने से बी स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दोनों वाइब्रेशन होने के कारण एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होते हैं क्योंकि उसमें और कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लार्जर सरफेस एरिया ऑफ दिस साउंड बॉक्स। तो मैंने यहां पे कई टर्म्स यूज करे हैं, उसको टेक्निकल वे में समझ लीजिए। तो देखिए, ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब यानी कि जो यहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे थे, हमने उनको कौन सा वाइब्रेशन बोला, फोर्स्ड वाइब्रेशन बोला। सवाल उठता है फोर्स वाइब्रेशन क्यों बोला, क्योंकि जब आपने इसको यहां हिट किया था तो जो वाइब्रेशन हो रहे थे वो फोर्सफुली एक्वायर हुए थे। तो यहां से जो वाइब्रेशन आ रहे हैं ये किस तरह के वाइब्रेशन है, इसके फोर्स्ड वाइब्रेशन है। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं और कम्युनिकेट होते हैं थ्रू एयर। अब देखिए, जो ये फोर्स वाइब्रेशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, जब वो इस एयर में आएंगे तो एयर के पार्टिकल भी तो जोर जोर से हिलेंगे, तो उसके अंदर वो फोर्स वाइब्रेशन ट्रांसफर होंगे और इसका लार्जर सरफेस एरिया है। तो देखिए क्या हुआ, ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस फोर्स वाइब्रेशन इन एयर कॉलम ऑफ साउंड बॉक्स विथ दीज वाइब्रेशंस आर ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड। लार्जर एम्पलीट्यूड के क्यों है, क्योंकि उसको कौन सपोर्ट कर रहा है लार्जर एम्पलीट्यूड के होने में, ये मीडियम एयर जो कि बहुत बड़े एरिया में साउंड बॉक्स के अंदर कंटेन्ड है। तो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ द एयर मीडियम ज्यादा होने से ये वाइब्रेशंस लाउडर साउंड के रिलेशन में लार्जर एम्पलीट्यूड के हो जाते हैं और ये कम्युनिकेट होते हैं। तो दीज वाइब्रेशंस आर कम्युनिकेटेड टू द एयर कॉलम ऑफ बी। इस एयर कॉलम पे आते हैं और यहां से ट्यूनिंग फॉर्क बी में चले जाते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क बी स्टार्ट वाइब्रेटिंग with the same frequency as of the tuning fork A। दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिमिलर हो जाती है और दोनों वाइब्रेशन करने लगते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन बी में प्रोड्यूस हुए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। और इस तरह से सेम फ्रीक्वेंसी या मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण, रेजोनेंस के कारण ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट समझते हैं जो कि रेजोनेंस से ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। इट इज रिलेटेड विद द ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम्स। देखिए हमने क्या किया, एक रबर स्ट्रिंग को लेके उससे कॉमनली 4 पेंडुलम्स को लटका दिया है। अब इन पेंडुलम की क्या खास बात है, ये देखें आप, ये पेंडुलम ए जिसको नाम दिया गया है और पेंडुलम बी, इन दोनों के थ्रेड की लंबाई इक्वल है। दोनों के थ्रेड की लंबाई इक्वल है। जो ये पेंडुलम्स जिसको नाम दिया सी और ये एक्सट्रीम पे जो है डी, इनमें आप ध्यान दें तो सी के लेंथ सबसे छोटी है और डी की लेंथ इन तीनों में सबसे ज्यादा है। मींस ये 3 तरह के पेंडुलम हो गए। एक है 2 पेंडुलम ए और बी जिसमें इक्वल लेंथ है, सी की शॉर्टेस्ट लेंथ है एंड डी की लॉन्गेस्ट है। यह काम शुरू करने के पहले एक लॉजिक को समझ लें। हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है। सिंपल पेंडुलम में जो ऑसिलेशन होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली रिलेटेड होता है। आप जानते हैं T इज इक्वल टू 1/f होता है या F इज इक्वल टू 1/t होता है, यानी अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो लोअर टाइम पीरियड है, लाइक दैट। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आएगा कि जितनी ज्यादा लेंथ है, अगर थ्रेड की लेंथ ज्यादा है तो ऑसिलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, यानी पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी ग्रेटर इफ द लेंथ इज ग्रेटर। और अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, और अगर ये थ्रेड छोटा है तो टाइम पीरियड कम लगेगा एक ऑसिलेशन में, तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी। मींस इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा तो इसका टाइम पीरियड मिनिमम होगा, यानी सी का टाइम पीरियड मिनिमम होगा और डी का टाइम पीरियड पेंडुलम का मैक्सिमम होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, यानी डी की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगी। यह कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इनके रिलेशन में। और तीसरी बात, ए और बी दोनों सेम लेंथ के हैं
तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ये लेंथ से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द डिफरेंट लेंथ। तो पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, पेंडुलम ए एंड बी आर ऑफ द सेम लेंथ, पेंडुलम ए और बी दोनों सेम लेंथ के हैं, तो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी सेम है, तो देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम। पहला पॉइंट तो ये हो गया। जो अभी मैंने बोला पेंडुलम डी इज लॉन्गेस्ट, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी लोएस्ट, दैट इज देखिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम है क्योंकि टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है। अगर हम पेंडुलम सी की बात करें तो देखिए पेंडुलम सी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, सो इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि टाइम पीरियड मिनिमम है, तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, टाइम पीरियड मिनिमम है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। क्योंकि रेजोनेंस का मतलब है मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण एम्पलीट्यूड या फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना। तो नेचुरल बात हमें समझ में आ रही है, रेजोनेंस या किस किस के बीच में होना चाहिए? ए और बी के बीच में होना चाहिए, है ना? क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो दोनों का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल है और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम इस ट्यूनिंग इसमें ये जो पेंडुलम है ए, इसको वाइब्रेट करके हिला देंगे। जब हम इसको वाइब्रेशन देंगे, ए इज सेट इनटू वाइब्रेशन, तो इसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी क्योंकि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करेगा, तो ये वाइब्रेशन इन सब में पहुंच जाएंगे, सी, बी और डी में, और along with the A, C, B और D ये भी वाइब्रेट करने लगेंगे। अब जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इसमें एक ध्यान से समझने की बात है कि इनमें ऑब्जर्वेशंस हमारे क्या क्या होंगे इन रिलेशन टू देयर वाइब्रेशंस। तो देखिए तीन तरह की चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं व्हेन द पेंडुलम A is set into vibration। पहली चीज आप देखेंगे, सबसे पहले A के रिलेशन में अगर B को देखेंगे हम, तो हम देखेंगे कि जैसे ही A ने वाइब्रेशन शुरू करे तो बी के वाइब्रेशन जो शुरू होंगे वो हल्के 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 इंक्रीज होंगे और एम्पलीट्यूड ऑफ बी थोड़ी देर बाद इंक्रीज होते होते बिल्कुल उतना ही हो जाएगा जितना कि ए का था। यानी कि थोड़ी देर बाद वाइब्रेशन के फ्यू सेकंड्स बाद ए एंड बी बोथ विल एक्वायर द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इनकी लेंथ तो है इक्वल। तो पेंडुलम बी ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड, it acquires the same amplitude as that of the A after few seconds and comes under the resonance, और resonance में आ जाएगा क्योंकि इनकी मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। इन एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन में एक बड़ी टिपिकल बात है जो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए वही चीज आएगी, वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम बी आर इन फेज विद द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम ए। इसका क्या मतलब है? वाइब्रेशंस जो हैं उनका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द बी एंड ए आर इन फेज। आर इन फेज का मतलब क्या है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा पॉइंट हो गया, पर ये फेज में हैं। तो पहली चीज आई कि बी एक्वायर करेगा सेम एम्पलीट्यूड एज दैट ऑफ द ए और वो वाइब्रेशन शुरू कर देगा और वो रेजोनेंस में आएगा। निश्चित हो गया बी के रिलेशन में ए, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में रेजोनेंस में आ जाएंगे, यानी बी रेजोनेंस में आ जाएगा ए के साथ। अब दूसरी बात हमने बोली कि दोनों फेज में होंगे, ए और बी से एम्पलीट्यूड का रिलेशन उनका फेज में होगा। कैसे होगा अभी डिस्कस होगा है। तीसरी बात आएगी सी और डी, दे आर नॉट इन फेज, दे आर नॉट इन रेजोनेंस बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट है, तो वो अपने छोटे एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन शो करते रहेंगे। तो पेंडुलम बी और सी भी वाइब्रेट करेंगे विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड। तो आइए अब इसका रीजन समझे कि ऐसा कैसे हो गया, ये रेजोनेंस क्यों ए और बी के बीच में होगा। तो जैसा मैंने अभी आपसे बोला, पेंडुलम ए और बी सेम फेज में होंगे और इनके बीच में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्यों होगा? क्योंकि दोनों की सेम लेंथ है, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। अब ये सेम फेज का क्या मतलब है, इसको समझें। पहले इसको समझ लीजिए और फिर आपको यहां जो लिखा हुआ है इसका मीनिंगफुल आंसर बता देंगे। देखिए जो ये पेंडुलम ए है, इसको जब हमने वाइब्रेशन दिए, जैसे ही हम इसको वाइब्रेशन देते हैं तो ये कौन से वाइब्रेशन होंगे, सोच के देखिए, ये फोर्स वाइब्रेशन होंगे। तो यहां पे आपने इनफैक्ट फोर्स वाइब्रेशन दे दिए। अब जैसे ही आपने इसको फोर्स वाइब्रेशन दिए, तो इमेजिन करिए एक ये पेंडुलम है और आपने इसको फोर्स वाइब्रेशन दिए, तो तुरंत ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, यानी इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और ये बढ़ गया एम्पलीट्यूड। पॉइंट समझ गए? जैसे ही हमने इस पेंडुलम को वाइब्रेशन दिए, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और अपनी मीन पोजीशन से ये दूर हट जाएगा। सपोज ये इधर हट गया तो ये दूर आ गया, तो देखिए यहां से ये अपनी
मैक्सिमम पोजीशन पे यहां आने लगा, ये आ गया, तो ये एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा हो गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आ गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो फोर्स वाइब्रेशन थे, ये वाइब्रेशन ट्रांसफर हो गए सी में, बी में, डी में, तीनों में फोर्स वाइब्रेशन चले गए और तीनों इन द स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन आ गए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि सी और डी की लेंथ अलग अलग है, तो ये सिर्फ फोर्स वाइब्रेशन में ही रहेंगे, ये रेजोनेंस में नहीं आएंगे क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं। तो सी और डी सिर्फ फोर्स वाइब्रेशन में ही रहते हैं। डी भी तो फोर्स वाइब्रेशन में था, लेकिन ये रेजोनेंस में आ जाता है और सेम और फेज में आ जाता है। क्या मतलब, जब ये ट्रांसफर हुए वाइब्रेशन और इसमें फोर्स वाइब्रेशन आए और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसकी एनर्जी बी में भी ट्रांसफर हुई, यानी बी में भी फोर्स वाइब्रेशन आए और बी ने भी अपने वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना शुरू किया। अब देखिए क्या हुआ, सपोज ये एक फिंगर है मेरी, ये पेंडुलम ए है, ये दूसरी फिंगर है, ये पेंडुलम बी है। तो जैसे ही हमने पेंडुलम ए को वाइब्रेशन दी, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया और इस पेंडुलम की एनर्जी बी में भी ट्रांसफर हो गई, तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। अब ये अपने मैक्सिमम पे है और ये मिनिमम पे है। अब ये हल्के हल्के बढ़ना शुरू करेगा बी दूसरी तरफ। जैसे ही ये बी दूसरी तरफ जाएगा तो ये वापस आएगा, यानी पेंडुलम ए का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो पेंडुलम बी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, फिर पेंडुलम बी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो पेंडुलम ए का इंक्रीज होगा। मींस एक सिचुएशन ऐसी होगी कि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, तो एक का इंक्रीज होगा। ये कैसे होगा, जब एक का इंक्रीज होगा पेंडुलम तो दूसरे का डिक्रीज होगा। यानी जिस सिचुएशन में पेंडुलम ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होता है, उस सिचुएशन में पेंडुलम बी मिनिमम एम्पलीट्यूड पे होता है। इस चीज को हम कहते हैं दे आर इन फेज, और दोनों की वाइब्रेशंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण बी पेंडुलम इन रेजोनेंस आ जाता है ए के। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, पेंडुलम ए एंड बी आर इन फेज, पॉइंट 1, पेंडुलम ए एंड बी आर इन फेज, दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ बी आर इन फेज विद द वाइब्रेशन ऑफ ए। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस दे रीच देयर एक्सट्रीम पोजीशन ऑन आइदर साइड, they reach their extreme position on either side simultaneously। अभी मैंने बोला ना, ये पेंडुलम ए यहां पे पहुंच चुका था, अब जब ये वापस आने लगेगा तो ये वापस दूसरी तरफ जाने लगेगा, यानी ये एक्सट्रीम से इधर को आएगा और वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे साइमल्टेनियसली ऑन आइदर साइड जाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक तरफ चले जाएं, वो ऑपोजिट जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम की तरफ हैं, और फिर हल्के हल्के एनर्जी का चेंज होता है। तो एक की एनर्जी डिक्रीज होगी तो दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होकर इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, व्हेन द वाइब्रेशंस आर गिवन टू द पेंडुलम ए, दीज आर द फोर्स वाइब्रेशन एंड दीज आर कम्युनिकेटेड टू बी, सी एंड डी, तीनों में कम्युनिकेट हो गए। उससे क्या हुआ, हेंस पेंडुलम सी एंड डी कम इन द स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, और ये फोर्स वाइब्रेशन में आ गए। अब बी में क्या हुआ, व्हाइल पेंडुलम बी come in state of resonance, come in state of resonance, B किसमें आ गया, resonance में आ गया, because of the same length as that of the pendulum A and having same natural frequency। जैसा मैंने भी आपसे बोला, same length और same frequency के कारण वो resonance में आ गया। तो उससे क्या हुआ, there occur exchange of energy between them। देखिए, exchange of energy between A and B हुआ, और इस सिचुएशन में अगर ए का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था तो उस समय पे बी का मिनिमम था। अब हल्के हल्के एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो ए का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगा तो बी का एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा, एंड वाइसी वर्सा। मींस जब बी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो ए का मिनिमम है, एंड उसका उल्टा भी हो सकता है। और इस तरह से इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, जो हम कहते हैं कि पेंडुलम ए एंड बी आर इन फेज। और ये एग्जाम्पल हो गया रेजोनेंस इन पेंडुलम। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट अब हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम में रेजोनेंस का होना। आपने दो तरह के एयर कॉलम्स के बारे में पढ़ा, क्लोज्ड एयर कॉलम और ओपन एयर कॉलम। यानी एक ऐसी ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन है वो ओपन एयर कॉलम है, और एक ऐसी ट्यूब जो एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से क्लोज है, ये क्लोज्ड एयर कॉलम है। तो ये क्लोज्ड एयर कॉलम का एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए, एक ये ट्यूब लिया हुआ है जिसे ए बोला गया, एक ये एयर कॉलम है और इसके अंदर पानी भर दिया, तो जितने रीजन में ये पानी भरा हुआ है ये पार्ट वाटर कॉलम कहलाएगा, और इसके ऊपर जहां पर ये एयर भरी हुई है इतनी जगह में, ये एयर कॉलम कहलाएगा। इस ट्यूब का कनेक्शन एक रबर ट्यूब से दूसरे एक कॉलम से कर दिया, एक ट्यूब कंटेनर से कर दिया, वेसल से कर दिया, जिसे हमने नाम दे दिया बी।
ये सब में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है इस लेवल तक, और इसके साथ में यहां पर एक मीटर स्केल लगा हुआ है मेजरमेंट के लिए, लेंथ के मेजरमेंट के लिए। तो हम पूरे ट्यूब को कह रहे हैं क्लोज्ड एंड एयर पाइप, ये पूरा, ये पार्ट है वाटर कॉलम और ये है एयर कॉलम, और इसका कनेक्शन दूसरे एक वाटर रिजर्वॉयर से है। दूसरी बात, जब हम इस कंटेनर को बी को उठा के ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट कर सकते हैं स्टैंड से, तो जब ये ऊपर को शिफ्ट करेंगे तो इसमें पानी नीचे को आएगा, नहीं इसमें लेवल घटता जाएगा, तो वाटर कॉलम नीचे को आता, लोअर होता चला जाएगा, नीचे को आता जाएगा, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ती जाएगी। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ये, यही एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। एक बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक सर्टेन लेवल पे पानी को सेट कर देते हैं। यहां पर ये हमने वाटर का लेवल ये भर दिया यहां, और यहां पे वाटर कॉलम फिट है, और ये जगह है एयर कॉलम, और इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। सपोज ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हमने ये लेंथ देख ली वाटर में है, वाटर के रिस्पेक्ट में जो एयर कॉलम की लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है एयर कॉलम की लेंथ, और वाटर कॉलम ये है। अब हम रबर पैड पे ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करते हैं और इसके सामने लाते हैं, और यहां पे जैसे ही हम इसके माउथ पर लाते हैं तो इसमें से वाइब्रेशंस की एनर्जी एयर कॉलम में जाएगी यहां पर, और हल्का सा एक वाइब्रेशन होगा, भूम की एक आवाज आएगी, बहुत हल्की सी आवाज आएगी, पर थोड़ी सी लाउड होगी, पर ज्यादा नहीं, आवाज आएगी। ये आवाज आ गई, नो प्रॉब्लम। तो देखिए अब, जैसा कि हम जानते हैं लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन रिलेशन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम ऑफ वाइब्रेशन होती है। मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होती है। मतलब जितनी कम लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होगी उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक, और जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। तो देखिए अब इस बात का रिलेशन एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट पे आएगा। अभी वो कैसे आएगा इसको समझना है। तो पहला पॉइंट तो ये आया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो जब ये लेंथ इतनी है एयर कॉलम की, तो लेंथ कम होने से हाई फ्रीक्वेंसी बट लोअर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस यहां पर होंगे और हल्की सी आवाज सुनाई पड़ेगी, पर एम्पलीट्यूड कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हायर होगी क्योंकि लेंथ कम है एयर कॉलम की। अब हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वाटर लेवल इसमें नीचे गिरने लगा, लोअरिंग होने लगी वाटर लेवल की, और ये वाटर लेवल नीचे गिरता गया, तो एक थोड़ी देर बाद एक स्टेज आ गई यहां पर कि ये वाटर लेवल यहां तक आ गया। अब ये वाटर लेवल है और ये सारा हमने मान लिया एयर कॉलम है। देखिए अब ये एयर कॉलम ज्यादा हो गया क्योंकि हमने इधर से इसको ऊपर को शिफ्ट किया, और हमने इतना इसको शिफ्ट किया कि ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब पहले 10 सेंटीमीटर था, अब ये लेंथ कितनी हो गई एयर कॉलम की, 30 सेंटीमीटर, मतलब प्रीवियस कंडीशन की 3 टाइम्स। क्यों किया, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्लोज्ड एयर कॉलम में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 1:3:5 के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये क्लोज्ड एयर कॉलम है इसलिए हम 30 सेंटीमीटर तक ले आए। अब हम जैसे ही फिर से ट्यूनिंग फॉर्क को लाकर हिट करके रबर पैड से इसके माउथ पे लाते हैं, एक लाउड साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। कैसी साउंड आती है, अ लाउडर साउंड इज हर्ड ड्यू टू रेजोनेंस इन द एयर कॉलम, क्योंकि रेशियो होता है 1:3:5। अगर आप चाहते हैं इससे भी ज्यादा लाउडर साउंड सुनना तो इसे और अपवर्ड करिए, और ये कौन सी लेंथ तक ले आइए, 50 सेंटीमीटर की लेंथ तक ले आइए, तो फिर 1:3:5 के रिलेशन में और ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन आ गया। तो देखिए, a loud sound is heard at a certain level of water, जैसा मैंने पहले बोला था 10 सेंटीमीटर पे, when the vibrating tuning fork is placed at the mouth of the tube A. Now on lowering the level of the water in tube, on lowering the water level in tube A such that the length of the air column in A become 3 times the previous one, यानी 10 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ कर दी एयर कॉलम की, then a louder sound is heard when the tuning fork is placed here on the mouth of A due to resonance. आपको सामने ये बिल्कुल क्लियर कंक्लूजन आ गया कि क्लोज्ड एयर कॉलम में फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन लेंथ ऑफ एयर कॉलम से है और उसका रिलेशन लाउडर साउंड और लार्जर एम्पलीट्यूड से है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, किस रेशियो में बढ़ रही है, 1:3:5 के रेशियो में अगर लेंथ बढ़ रही है, तो इसके रिलेशन से एयर कॉलम की लेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, लेकिन लाउडनेस बढ़ती जाएगी विद द लार्जर एम्पलीट्यूड, और 1:3:5 के रेशियो पे यहां पर ये रेजोनेंस का फिनोमिना हो जाएगा इन क्लोज्ड एयर कॉलम। इसके रिलेशन में एक जरा छोटा सा एक एग्जांपल और प्रॉब्लम को देख लेते हैं।
रेजोनेंस इन एयर कॉलम से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए आपके सामने ये 4 टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं। हर एक टेस्ट ट्यूब की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये टेस्ट ट्यूब 20 सेंटीमीटर की है टोटल। ये सारी टेस्ट ट्यूब 20 सेंटीमीटर की हैं और इनके अंदर पानी भरा हुआ है। पहली टेस्ट ट्यूब ए में पानी भरा है 12 सेंटीमीटर हाइट तक, तो ये एयर कॉलम है। इसमें वाटर कॉलम है, यानी वाटर भरा हुआ है 14 सेंटीमीटर लेंथ तक बी में, और सी में वाटर भरा हुआ है 16 सेंटीमीटर तक, और डी में वाटर भरा हुआ है 18 सेंटीमीटर तक। आखिर हमने ये क्यों किया, अब समझिए। जरा हम यहां पर लेंथ ऑफ एयर कॉलम को देखें तो यहां लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितनी है, 20 माइनस 12, ये हो जाएगा 20 माइनस 12, दिस इज 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ एयर कॉलम 8 सेंटीमीटर है। यहां पर अगर हम देखें 20 माइनस 14, यानी ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम 6 सेंटीमीटर है। यहां पर अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम 4 सेंटीमीटर है, 20 माइनस 16 कर देंगे। यहां पर लेंथ ऑफ एयर कॉलम 2 सेंटीमीटर है। तो हमने लेंथ ऑफ एयर कॉलम निकाल लिया चारों में। बात समझ गया ना, क्यों निकाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इनवर्सली होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम से। एज वी नो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द क्लोज्ड ट्यूब। तो जितना ज्यादा लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और अभी अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा रेजोनेंस का एयर कॉलम में कि 1:3:5 के रिलेशन में लाउडनेस और रेजोनेंस का रिलेशन होता है। तो देखिए, अब आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेके आते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करके इसके ऊपर भी लगाते हैं, इसके ऊपर भी लगाते हैं, यहां पर भी लगाते हैं और इसके माउस पर भी लगाते हैं। आप देखेंगे एक पिक्यूलियर कंडीशन में इस टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब डी में फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस का फिनोमिना होगा। क्यों होगा, तो रिलेशन देखिए, ये 1:3 के रेशियो में है, ये 1:3 के रेशियो में आ रहा है। तो जितनी जोर की आवाज डी पर आएगी उससे लाउडर साउंड बी पर आएगी। मींस बी एंड डी आर इन रेजोनेंस, और इनमें मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1:3 के रिलेशन में। ये कैसे पता लगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम से पता लगा। और लाउडर साउंड हमें यहां पर सुनाई पड़ेगी इसके कंपैरिजन में, जबकि इनमें वो लाउडर साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रेशियो 1:2 है, इसका रेशियो 1:4 है, इसका रिलेशन 1:2 है। लेकिन इस ट्यूब बी में और ट्यूब डी के बीच में 1:3 का रेशियो आ रहा है। ये 1:3 का रेशियो है विद डी एंड बी। दैट्स व्हाई देयर विल बी द रेजोनेंस एंड अ लाउडर साउंड इज हर्ड इन ट्यूब बी। इसका रिलेशन इसी से है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो जितनी ज्यादा लेंथ हो गई उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो लाउडर साउंड आ गई। और ये रिलेशन हमेशा एयर कॉलम में, क्लोज्ड एयर कॉलम में 1:3:5 के रेशियो से होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एग्जांपल्स अबाउट रेजोनेंस, यानी हमारी डेली लाइफ में इस रेजोनेंस का कहां एप्लीकेशन है, हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में ये रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस को समझना बहुत आसान है, लेकिन तब भी हम टेक्निकली कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाते हैं और हम फोर्स वाइब्रेशन को रेजोनेंस बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्स वाइब्रेशन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है और रेजोनेंस उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इन एग्जांपल्स को और आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप बिल्कुल बारीक सा क्लियर कट डिफरेंशिएशन कर लें फोर्स वाइब्रेशन में और रेजोनेंस में। तो आइए सबसे पहले उसको समझ लें। देखिए, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, अब मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं और आप उसको वैसे ही समझ लें। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस एक्सटर्नल फोर्स की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हमने जब फोर्स लगाया किसी दूसरी बॉडी पर तो वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, उसके कारण ये बॉडी में वाइब्रेशन होने लगे ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, पीरियोडिक फोर्स जो बार बार लगा रहे हैं। वाइब्रेशन होने लगे और इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज हो गया, पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, हो गया इंक्रीज एम्पलीट्यूड। और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी जब लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो ये बॉडी की फ्रीक्वेंसी है दोनों डिफरेंट हैं। बस यही पॉइंट है। देखिए, मींस व्हेन दे आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स then body start vibrating, but the frequency of vibration of body is different from the frequency of externally periodic applied force. Then this is known as force vibration. But if we are applying an external force and vibration start in this body
and these vibration are due to the reason that the frequency of external applied force and the frequency of body matches, वो become same. अगर दोनों सिमिलर हो गई तो सेम फ्रीक्वेंसी पे होने वाले एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वाइब्रेशन है वो रेजोनेंट वाइब्रेशन है। यानी रेजोनेंस तभी होगा जब मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ तो वो सिंपली फोर्स वाइब्रेशन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए यही आ गया फोर्स वाइब्रेशन में। दीज आर द वाइब्रेशन अकर ड्यू टू एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड of the frequency different from the natural frequency of the body, different from the natural frequency of body. Resonant vibration क्या है, यानी resonance कब होगा? These vibration occur due to the external periodic force of the frequency exactly equal to the natural frequency of body, exactly equal to natural frequency of body, तो resonant vibration कहलाएंगे। जब ये फोर्स वाइब्रेशन होंगे तो बॉडी में एम्पलीट्यूड तो आएगा, लार्जर आएगा, पर अगर हम कंपैरिजन टू रेजोनेंट एम्पलीट्यूड देखें तो फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा, स्मॉल होगा, लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, अफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तीसरा देखें, जब भी ये वाइब्रेशंस होंगे तो एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स और जो वाइब्रेशन ऑफ बॉडी है उसके रिलेशनशिप में कोई फेज नहीं होगा। दे आर नॉट रिलेटेड इन फेज, मींस वाइब्रेशन नॉट इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ये फेज क्या होता है ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट जो पेंडुलम का बताया था उसमें समझा दिया था। लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन में तो दीज वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर इन फेज विद द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तभी तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये फेज में हो जाते हैं। और चौथा, क्योंकि ये वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ये बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं फोर्स हटा देने के बाद। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो इनके वाइब्रेशन थोड़ी देर में रुक जाएंगे। लेकिन रेजोनेंट बॉडी में आपने फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सीज कर दिया, फिर भी ये वाइब्रेशन काफी देर तक लास्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो दीज आर द 4 डिफरेंसेस। अब हम लोग शुरू करते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स रिलेटेड विद द रेजोनेंस। तो जो पहला एग्जांपल है रेजोनेंस हमारी डेली लाइफ में किस तरह से हमें दिखता है, देखिए वो है, एक आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी कार, बाइक, मोटरसाइकिल, आप जब उसको चलाते हैं, इवन साइकिल भी चलाते हैं, जब आप उसको एक तेज स्पीड पे, सर्टेन स्पीड पे चला रहे होते हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो पेडल मार रहे हैं, तो आप देखते हैं कभी कभी साइकिल में खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आने लगती है, रेटलिंग साउंड आने लगती है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो गाड़ी का इंजन है, पिस्टन है उसका, उसमें टू एंड फ्रो मोशन होते हैं पिस्टन पे, क्योंकि फ्यूल गैस होती है उसमें। तो उसमें जब पिस्टन में वाइब्रेशंस होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पिस्टन के कारण होते हैं और वो हिलता है पिस्टन, तो ये वाइब्रेशंस क्यों है? क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस के मूवमेंट के कारण हो रहे हैं और ये वर्किंग ऑफ पिस्टन से रिलेटेड है। तो ये वाइब्रेशंस कम्युनिकेट हो जाते हैं पूरी गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स पे। तो ये जो वाइब्रेशन कम्युनिकेट होते हैं ये इनफैक्ट फोर्स वाइब्रेशन है, क्योंकि आपने गाड़ी को फोर्सफुली चलाया, पेट्रोल का यूज करके, फ्यूल का यूज करके उसके गैसेस बनी जिससे पिस्टन ऑपरेट हो रहा था, तो वहां जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए वो फोर्स वाइब्रेशन थे। अब ये फोर्स वाइब्रेशन गाड़ी के सारे बॉडी पार्ट पे ट्रांसफर हो गए, और अगर किसी बॉडी पार्ट में ऐसा हो गया एक पर्टिकुलर स्पीड पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द पिस्टन बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी पार्ट, तो क्या होगा? बॉडी पार्ट की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और जो पिस्टन के थ्रू आने वाले फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी थी वो मैच कर जाएगी। तो बॉडी पार्ट कम अंडर द रेजोनेंस और वो बहुत जोर जोर से खड़खड़ खड़खड़ की आवाज यानी कि रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस करने लगती है। गाड़ी में आपका कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन आपको लग रहा है गाड़ी खराब हो रही है, आवाजें आ रही हैं। वो क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशंस पिस्टन के थ्रू आ रहे थे, कम्युनिकेट होके उनकी फ्रीक्वेंसी उस बॉडी पार्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, तो बॉडी पार्ट रेजोनेंस में आ गया और आपको रेटलिंग साउंड सुनाई देने लगेगी। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। इसको लिखने का क्या तरीका होगा वो आपके सामने है, तो इसको भी मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं। मींस व्हेन अ व्हीकल इज ड्रिवन, जब व्हीकल चलाई जा रही है, द पिस्टन ऑफ द इंजन मेक टू एंड फ्रो मोशन। पिस्टन क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन यानी कि वाइब्रेशन करता है। और ये किस तरह के वाइब्रेशन होंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन होंगे एट अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ व्हीकल। जितना ज्यादा स्पीड है, जितनी कम स्पीड है, उस हिसाब से वाइब्रेशन होंगे। पिस्टन को भी तो उसी हिसाब से वर्क करना है, तो क्या होगा उससे? These vibration of the piston are transferred to all parts of the body
सारे बॉडी पार्ट पे कम्युनिकेट हो जाते हैं ये। एट पर्टिकुलर स्पीड इफ एनी पार्ट ऑफ द व्हीकल start vibrating with the same frequency as that of the frequency of the piston producing the forced vibration, यानी कि बॉडी पार्ट की फ्रीक्वेंसी फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। तो क्या होगा, बॉडी पार्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग अंडर द रेजोनेंस विद द लार्जर एम्पलीट्यूड एंड रेटलिंग साउंड इज हर्ड। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ये जो फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस है ये हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में और साउंड बॉक्स में भी होता है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन करिए किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो स्ट्रेट वायर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें साउंड बॉक्स क्यों लगाया जाता है? पर्पस यही है कि वहां पे रेजोनेंस यानी कि लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाए। देखिए कैसे। आपके सामने ये एक स्ट्रिंग है जो कि एक वाइब्रेशन स्ट्रिंग है जो बंधी हुई है दो सपोर्ट्स के बीच में। अब आपने इसको प्लग किया जिसे हम कह रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो जैसे ही आप इसमें प्लग करेंगे तो इसमें फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, पर ये वाइब्रेशन थोड़ी देर होंगे, खत्म हो जाएंगे और हमको सुनाई भी नहीं पड़ेंगे, मतलब लाउडर साउंड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये वाइब्रेशन स्ट्रिंग में हो रहे थे विद द वीक साउंड ऑफ द लो एम्पलीट्यूड थे। इसमें किस तरह का एम्पलीट्यूड था? लो था। तो हमने क्या किया, इस तार को लेके सपोर्ट पे लगाया और उसके नीचे एक लकड़ी का साउंड बॉक्स बना दिया। साउंड बॉक्स में क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है, जिसे हम कहते हैं एयर कॉलम। तो साउंड बॉक्स एक हॉलो चैम्बर है जिसका लार्ज सरफेस एरिया है, तो उसके अंदर जो एयर भरी है उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा हो गया, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर भर गई, हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द सराउंडिंग रीजन। तो ये साउंड बॉक्स कहलाता है या एयर कॉलम है। अब ये तार के ऊपर लगा हुआ है। अब आप जब इसे प्लग करेंगे, जिसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, तो जैसे ही इसमें प्लग करेंगे तो आप फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे वायर में। स्ट्रेट वायर में फोर्स वाइब्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगे और ये फोर्स वाइब्रेशन कहां कम्युनिकेट हो जाएंगे? इस एयर कॉलम में कम्युनिकेट हो जाएंगे, इस चैम्बर के अंदर। अब इस चैम्बर का एरिया बहुत ज्यादा है, एयर चैम्बर था जो हॉलो था और अंदर लार्जर सरफेस एरिया में एयर भरी हुई है। तो ये जब मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द एयर से टकराएंगे, ये फोर्स वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के हो जाते हैं और लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दिस एयर कॉलम बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग के थ्रू आने वाले फोर्स वाइब्रेशन थे उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई या किससे मैच कर गई? जो वाइब्रेशन एयर कॉलम के अंदर उस फोर्स वाइब्रेशन से हुए उससे रेजोनेंस हो गया और लार्जर सरफेस एरिया होने के कारण और मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के कारण लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन हो गए और हमको लाउडर साउंड सुनाई दे गई, बहुत जोर की आवाज सुनाई दे जाती है। यही साउंड बॉक्स का यूज है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इन द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वीक साउंड ऑफ द लो एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड, बट इफ वी यूज ए साउंड बॉक्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सोनोमीटर, एक और एक्सपेरिमेंट के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं लैब में जिसे सोनोमीटर कहते हैं, वो भी इसी तरह की होती है। ऑन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग और गिविंग द फोर्स वाइब्रेशन टू द स्ट्रिंग, द वाइब्रेशन, कौन से वाइब्रेशन? द फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के कारण जो प्रोड्यूस होने वाले फोर्स वाइब्रेशन थे वो कम्युनिकेटेड टू द एयर कॉलम और ट्रांसफर टू द एयर कॉलम, और इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी। नाउ द वाइब्रेशंस स्टार्ट इन द एयर कॉलम and when the frequency of these vibrations inside the air medium become exactly equal to the frequency of externally applied periodic force, what happens? There is a matching of frequency and a louder sound is heard of the larger amplitude, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस हो गया। जब आर्मी के जवान चलते हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि वो कदम ताल करते हुए चलते हैं, मतलब रेगुलर मैनर में पैर उठाते हैं, पैर पटकते हैं जमीन पे, तो उनके बूट से एक आवाज आती है, जूतों से एक आवाज आती है। ये रेजोनेंस हो रहा होता है। किस तरह का रेजोनेंस हो रहा होता है? बिल्कुल वैसे जैसे कि आप क्लैपिंग करते हैं ग्रुप में एक साथ, तो सब लोग एक साथ ताली बजाते हैं, यानी कि हम सेम फेज में एक साथ वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, तो लाउडर साउंड सुनाई देने लगती है। ब्रिज पे जब ये आर्मी चल रही होती है तो जो एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना पड़ता है, नॉर्मल वे में जब रोड पे आर्मी जा रही है तो उसके जवान एक साथ कदम ताल करते हुए जा रहे हैं, तो उनके पैरों से जो पटक रहे हैं उससे फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो फोर्स वाइब्रेशन सेम फेज में है, क्योंकि सभी लोग एक साथ पैर पटकते हैं, एक साथ पैर उठाते हैं। यही क्वालिटी होती है जवान के मार्च पास्ट करने की। लेकिन जब वो सस्पेंशन ब्रिज पे से निकलते हैं तो उनसे कहा जाता है दौड़ के निकलो, कदम ताल करते हुए नहीं निकलो। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। क्यों कर सकता है? देखिए, जब वो चल रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में चल रहे हैं तो सेम फेज में हैं उनके सारे वाइब्रेशंस और ये फोर्स वाइब्रेशन है।
अब अगर इसी सिचुएशन में वो सस्पेंशन ब्रिज पे आ गए, तो सस्पेंशन ब्रिज पे आने पर भी उनके जो वाइब्रेशन है वो तो फोर्स वाइब्रेशन है सेम फेस के, तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अब वो वाइब्रेशंस तुरंत ब्रिज में, सस्पेंशन ब्रिज में ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगर सस्पेंशन ब्रिज में भी वो ट्रांसफर होने के बाद वाइब्रेशन, उनके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, ये जो एक्सटर्नली फोर्स्ड आ रहा था ड्यू टू द मार्च पास्ट, कदम ताल के कारण जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही थी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी से ब्रिज के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो क्या होगा, सस्पेंशन ब्रिज में लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होने लगेंगे ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, वाइब्रेशन ऑन द ब्रिज एंड फ्रीक्वेंसी मैचिंग के कारण जो फोर्स वाइब्रेशन थे उससे, तो रेजोनेंस होने से सस्पेंशन ब्रिज में लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन होने लगेंगे और ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए ट्रूप्स दौड़ के निकलती है। तो देखिए उसका स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन अ ट्रूप क्रॉसेस अ सस्पेंशन ब्रिज, सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप, वो अपने ब्रेक करने को कहते हैं स्टेप्स को। क्यों? When soldier march in the step, जब वो कदम ताल से चलते हैं तो each soldier exert an external periodic force in the same phase, सारे लोग एक साथ पैर रखते हैं, एक साथ पैर उठाते हैं, तो सेम फेज में है उनका एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एंड इन दिस सिचुएशन ऑन द ब्रिज, अगर वो ब्रिज पे ऐसा कर रहे हैं, इट विल वाइब्रेट इन द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी ब्रिज में भी वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसी फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो जाएगी जैसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ सोल्जर्स स्टेप थी। तो क्या होगा, दिस में कॉज रेजोनेंस इन द ब्रिज, द वाइब्रेशन ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड विल टेक प्लेस एंड सस्पेंशन ब्रिज में कोलैप्स, ये कोलैप्स कर सकता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे रेडियो ट्यूनर की या टेलीविजन ट्यूनर की। रेजोनेंस का एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है हमारे टेलीविजन में और रेडियो सेट में, जो हम प्रोग्राम्स देखते हैं या गाने सुनते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम या कोई भी ऑडियो विजुअल सिग्नल्स। कैसे? देखिए, जो हमारा टेलीविजन या रेडियो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये एक आपका रेडियो या टेलीविजन है, इसके अंदर एक पार्ट होता है रिसीवर, एक ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, इसमें सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। और एक होता है ट्यूनर, जिससे आप घुमाते हैं नॉब को या ट्यून करते हैं, ये रेडियो में करते हैं। टेलीविजन में आप रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं इस काम के लिए। तो एक होता है रिसीवर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये, जिसमें प्रोड्यूस करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, और ये ट्यूनर जो है इसकी हेल्प से हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यहां पर, इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब हम अलग अलग लेवल की फ्रीक्वेंसीज को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहां जो प्रोड्यूस हो रही हैं, किसकी हेल्प से? ट्यूनर की हेल्प से। तो ये जो ट्यूनर है, इससे हम वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसीज एट टू डिजायर्ड लेवल। ये दो चीजें हो गई, तो हो गया ट्यूनर एंड रिसीवर। रिसीवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है और ट्यूनर उसको एडजस्ट कर रहा है पर्टिकुलर लेवल पे। अब बाहर से आ रही हैं रेडियो वेव्स। देखिए ये रेडियो वेव्स आ रही हैं एयर में। जब प्रोग्राम रिले होता है, चाहे वो टेलीविजन का प्रोग्राम हो, ऑडियो विजुअल सिग्नल या रेडियो का प्रोग्राम हो, तो रेडियो वेव्स चलती हैं। अलग अलग तरह की रेडियो वेव्स होती हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। रेडियो वेव्स के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव एक तरह का प्रोग्राम देगी। जैसे कि आप कहते हैं आपके पास टेलीविजन में कई सारे चैनल्स आ रहे हैं, जी टीवी आ रहा है, सोनी आ रहा है, एयर कलर्स आ रहा है, तो हर एक की अपनी अपनी रेडियो वेव्स है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर है। जो फ्रीक्वेंसी जी टीवी के लिए है वो कलर्स के लिए नहीं होगी। तो हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये सारी वेव्स लेकिन रेडियो वेव्स हैं। तो एक पर्टिकुलर तरह की रेडियो वेव जिसकी अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, कोई भी वेव्स हो उसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो कौन से वाइब्रेशंस हो रहे हैं? वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशन है। तो ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के वाइब्रेशन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इस तरह की हजारों फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, क्योंकि सारे चैनल आपके रेडियो टेलीविजन पे आ रहे हैं, लेकिन आप सारे प्रोग्राम एक साथ तो नहीं देख रहे हैं, हर चैनल के एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पे जी भी है, कलर भी है, सोनी भी है, और आपने यहां ट्यूनर की हेल्प से या रिमोट की हेल्प से उसको सेट किया, एक पर्टिकुलर जगह पे एडजस्ट किया। तो बाहर से फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, एक नंबर है 10, अगली फ्रीक्वेंसी 20 है, अगली 30 है। अब जब आप ट्यूनर की हेल्प से इसको 10 पे एडजस्ट कर देंगे इस फ्रीक्वेंसी को, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो 10 के रिलेशन में 10 रिसीव हो जाएगी और लाउडर साउंड आ जाएगी और रेजोनेंस हो जाएगा और आपको प्रोग्राम दिखाई देने लगेगा। आप कलर को हटा के सोनी टीवी लाना चाहते हैं, तो सोनी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जो बाहर सोनी की फ्रीक्वेंसी थी उसकी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्यूनर की हेल्प से यहां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
उसकी फ्रीक्वेंसी को सोनी टीवी की फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में मैच करवा देते हैं। यानी ट्यूनर की हेल्प से आप फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द रिसीवर को एडजस्ट करते हैं और इसको मैच करवाते हैं किससे? रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो बाहर से आ रही थी, तो ये ड्यू टू मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव रिसीव हो जाती है रिसीवर पे, और आपको रेजोनेंस के कारण लाउडर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन, लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन सुनाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं सिग्नल्स, और ये सिग्नल्स आ जाते हैं। इस तरह से टीवी में ट्यूनर और रिसीवर काम करते हैं, और ये रेजोनेंस के कारण आपको प्रोग्राम दिखाई देते हैं।